जय हिंद। अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हो तो अच्छा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि बार बार रिपीट होता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 14, 16, 17, 19, 20, 21 और 23 में बार बार रिपीट हुए हैं, मतलब ये प्रत्येक साल आए हुए हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो जो आपका 20 नंबर जो है बहुविकल्पी का, ये आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये VVI मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो 22 फरवरी का आपका जो हिंदी का पेपर होगा, उस पेपर में आपको यही सभी MCQ देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा आकाशदीप के लेखक हैं। जो आकाशदीप रचना है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी दिया है निराला, और ऑप्शन नंबर डी दिया है जयशंकर प्रसाद। तो आकाशदीप के लेखक यहाँ पर कौन है? वो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आकाशदीप के लेखक कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद जी। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दिया है रसमीमांसा के लेखक हैं। रसमीमांसा के लेखक यहाँ पर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हरिऔध, ऑप्शन नंबर बी दिया है निराला, ऑप्शन नंबर सी दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है जयशंकर प्रसाद। तो अपने रस मीमांसा और भ्रमर गीत, इनके लेखक कौन है? वो है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रस मीमांसा के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो दिया है नीट का निर्माण के लेखक हैं। जो नीट का निर्माण है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी दिया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी दिया है धर्मवीर भारती, और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रेमचंद। तो नीट का निर्माण दोस्तों, जो नीट का निर्माण है, इसके जो लेखक हैं, वो है हमारे अमिताभ बच्चन के पिताजी जो है, वो है हरिवंश राय बच्चन जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नीट का निर्माण के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो दिया है गबन उपन्यास के लेखक हैं। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है निराला, ऑप्शन नंबर बी दिया है हरिऔध, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर डी दिया है जयशंकर प्रसाद। तो गबन गबन उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, गबन और गोदान। ठीक है, एक और आता है, वो है गोदान। गबन और गोदान ये दोनों दोनों उपन्यास है। ठीक है, तो इनके जो लेखक हैं वो एक ही हैं। तो गबन और गोदान के जो लेखक हैं, वो है यहाँ पर प्रेमचंद जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गबन उपन्यास के लेखक कौन है, या फिर गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? वो है प्रेमचंद जी। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो दिया है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। जो कामायनी रचना है, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी दिया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अमृत राय। तो कामायनी कामायनी एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, और इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों, वो है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं, वो है जयशंकर प्रसाद जी। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो दिया है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मतलब तीसरा सप्तक जो था, ये कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है 1859 में, ऑप्शन बी है 1959 में, ऑप्शन सी है 1932 में, और ऑप्शन डी है यहाँ पर 1943 में। तो तीसरा सप्तक जो थर्ड वाला है, वो पूछ रहे थे यहाँ पर। जो थर्ड वाला सप्तक प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था हमारा 1959 ईस्वी में। और जो ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? वो हुआ था 1959 ईस्वी में। और जो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वाला सप्तक प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था 1943 ईस्वी में। और जो आपका सेकंड वाला हुआ था, वो हुआ था 1951 ईस्वी में। ठीक है, जो फर्स्ट वाला हुआ था वो हुआ था 1943 में, जो सेकंड हुआ था वो हुआ था 1951 में, और जो थर्ड वाला हुआ था वो हुआ था 1959 में। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो दिया है तार सप्तक के लेखक हैं। ठीक है, तार सप्तक के यहाँ पर लेखक कौन है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी दिया है रत्नाकर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है निराला। तो तार सप्तक के लेखक कौन है यहाँ पर? वो है हमारे अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञेय। तो तार सप्तक के लेखक हैं अज्ञेय जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तार सप्तक के लेखक हैं अज्ञेय। और अब जो हमारा क्वेश्चन 8 है, वो दिया है महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका है। ठीक है, जो महादेवी वर्मा है, ये किस युग की लेखिका है? ऑप्शन नंबर ए दिया है छायावादी युग, ऑप्शन नंबर बी दिया है
शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारतेंद्र युग और ऑप्शन नंबर डी दिया है द्विवेदी युग। तो महादेवी वर्मा ये किस युग की लेखिका है? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है छायावादी युग, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा जो लेखिका है वो है छायावादी युग की। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो दिया है शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है। ठीक है, जो शुक्ल युग की आप समय सीमा है वो कब से कब तक है। ठीक है, कब से कब तक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1900 ईस्वी से 1919 तक। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1922 से 1938 तक। ऑप्शन नंबर सी दिया है 1868 से 1900 ईस्वी तक। और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1929 से 1947 ईस्वी तक। तो शुक्ल युग की यहाँ पर समय सीमा कब से कब तक है? तो ये दोस्तों यहाँ पर 1922 से 1929 तक या फिर 1919 से 1929 तक। जो आपको 19 या फिर 22 दिख जाए तो वहां से 1929 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो शुक्ल युग की समय सीमा है वो है 1922 से 1929 तक। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो दिया है एकांकी के जनक है। ठीक है, एकांकी के यहाँ पर जनक पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर बी दिया है मतिराम। ऑप्शन नंबर सी दिया है भुवनेश्वर और ऑप्शन नंबर डी दिया है हरिऔध। तो एकांकी के जनक कौन है? तो एकांकी के जो जनक हैं वो यहाँ पर भुवनेश्वर जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एकांकी के जनक कौन है? वो है भुवनेश्वर जी। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में किया जाता था। ठीक है, जो डिंगल पिंगल भाषा था ये एक भाषा था, तो इस भाषा का प्रयोग किस युग या फिर काल में किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है भारतेंद्र युग में। ऑप्शन नंबर बी दिया है भक्ति काल में। ऑप्शन नंबर सी दिया है रीति काल में और ऑप्शन नंबर डी दिया है बीरगाथा काल में। तो डिंगल पिंगल जो भाषा का उपयोग होता था वो हमारा होता था बीरगाथा काल में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर आपका यहाँ से पूछ ले कि रासो ग्रंथों की रचना जो है वो किस काल में की जाती थी, तो वो की जाती थी दोस्तों बीरगाथा काल में, और हम इसे आदिकाल भी कहते हैं। ठीक है, हम इसे आदिकाल भी कहते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो दिया है रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। ठीक है, जो रसिक प्रिया है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है केशव दास। ऑप्शन नंबर बी दिया है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी दिया है नंददास और ऑप्शन नंबर डी दिया है सूरदास। तो रसिक प्रिया के लेखक कौन है? वो है यहाँ पर केशव दास जी। और जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रसिक प्रिया के लेखक हैं केशव दास जी। और जो केशव दास हैं ये किस युग के लेखक हैं, मतलब किस काल के लेखक हैं? वो है हमारे रीतिकाल के लेखक हैं। ठीक है, ये रीतिकाल के लेखक हैं, रीतिकाल के लेखक हैं केशव दास जी और रसिक प्रिया के लेखक हैं केशव दास। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो दिया है हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी में कौन सा रस है। ठीक है, आप इस वाक्य को पढ़िए और इसमें बताइए कि इसमें कौन सा रस है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हास्य रस। ऑप्शन नंबर बी दिया है करुण रस। ऑप्शन नंबर सी दिया है रौद्र रस और ऑप्शन नंबर डी दिया है शांत रस। यहाँ पर जो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी में जो रस है वो कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर केवल हास्य रस और करुण रस ही पूछना है, तो आपका इसमें से कोई एक होगा, तो आप लोग इसको कमेंट में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो दिया है रोला में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, मतलब जो रोला होता है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए दिया है 24 मात्रा। ऑप्शन बी दिया है 16 मात्रा। ऑप्शन सी दिया है 13 मात्रा और ऑप्शन डी दिया है 11 मात्रा। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? वो चीज दोस्तों यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं। और जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है वो दिया है मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात में अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर बी दिया है उपमा। ऑप्शन नंबर सी दिया है रूपक और ऑप्शन नंबर डी दिया है यमक। तो मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार है तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार जो पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर मानो जानो मनहु जनहु आ जाता है। तो यहाँ पर जो मानो आया है तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो दिया है फूल का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पर फूल का पर्यायवाची पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है रस। ऑप्शन नंबर बी दिया है तरुण। ऑप्शन नंबर सी दिया है कुसुम और ऑप्शन नंबर डी दिया है सुरेंद्र। यहाँ पर जो
फूल का पर्यायवाची है वो यहाँ पर कुसुम, जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो दिया है खीर का तत्सम शब्द है, ठीक है। खीर का तत्सम शब्द क्या होगा ये भी पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है खीर, ऑप्शन नंबर सी है क्षीर और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो खीर का जो तत्सम शब्द होगा यहाँ पर क्षीर, जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो दिया है सप्तर्षि का समास विग्रह है, ठीक है। जो सप्तर्षि का समास विग्रह होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है ऋषियों का समाहार, ऑप्शन बी दिया है 7 ऋषियों का समूह, ऑप्शन सी दिया है सप्ते धन ऋषि और ऑप्शन डी दिया है 7 सिंधुओं का समूह। यहाँ पर जो सप्तर्षि, इससे आपको साफ पता चला है कि ये 7 ऋषियों का समूह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है वो दिया है वेद पुराण में समास है, ठीक है। जो वेद पुराण है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए दिया है द्विग समास, ऑप्शन नंबर बी दिया है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी दिया है द्वंद्व और ऑप्शन नंबर डी दिया है तत्पुरुष। तो यहाँ पर वेद पुराण में कौन सा समास है वो यहाँ पर हमारा दोस्तों द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो दिया है हर्षिष्यथ धातु का वचन है, ठीक है। जो हर्षिष्यथ धातु है इसका वचन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एक वचन, ऑप्शन नंबर बी दिया है बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी दिया है द्विवचन और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। यहाँ पर हर्षिष्यथ इसमें जो वचन है वो है हमारा एक वचन और जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हर्षिष्यथ में एक वचन धातु है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने तो के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।